बात नहीं करो। देखो हम लोग समझ रहे थे कि अगर कोई बिंदु स्पेस में है, ठीक है, कोई बिंदु स्पेस में है, तो हम यहाँ समझ रहे थे कि मान लो कि हम ले रहे थे एक्स अक्ष, याद है, एक्स अक्ष ले रहे थे, वाई अक्ष ले रहे थे, ठीक है, और जेड अक्ष। देखो ध्यान सुनो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। हम बोल रहे थे कि एक बिंदु पी स्पेस में है, स्पेस में है मतलब कि ये तुम्हारा मूल बिंदु है, स्पेस में है, मतलब ये जेड ऐसे नहीं है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है, बोलो सब। तो यहाँ पर अगर बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ बिंदु पी है, कोई भी बिंदु पी ले लो, मतलब मान लो कि स्पेस में है एक बिंदु पी, एक बिंदु पी क्या है, स्पेस में है, तो स्पेस में है तो बिंदु पी का निर्देशांक है मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हम कल लिखना बताए थे कि अगर कोई बिंदु स्पेस में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो उसका स्थिति सदिश होता है वेक्टर ओपी इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। बताए थे कि नहीं बताते? तो हम लोग एक्चुअली उसको फिगर कैसे बनाए थे, तो हम बोले थे कि यहाँ से तुम इस नीचे वाले प्लेन में परपेंडिकुलर डालो, याद है, बोलो, और फिर यहाँ से तुम क्या करना है, यहाँ से फिर इस पर परपेंडिकुलर डालना, बताए थे ना, और फिर क्या करना है, बोलो, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, बताए थे ना जी, और फिर क्या करना है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, बताए थे पिछले क्लास में, और फिर क्या करना है कि हमको ये वेक्टर ओपी निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर ओपी। सुनना, ध्यान समझो, और ये है, हम इसको मिला दे रहे हैं, इससे मिला दे। देखो तो हम यहाँ बोल रहे थे तुम लोग को यहाँ पर कि हम एक काम करते हैं, उसको बंद कर दो, हम यहाँ एक काम करते हैं, बिंदु पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हम यहाँ ये एल बोल रहे थे, याद है तुम लोग को, इसको क्या बोल रहे थे, एल, ये एम, और ये क्या, एन, है ना। तो हम लोग यहाँ से कर रहे थे कि ये एक्स निर्देशांक है तो एक्स अक्ष पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, एक्स होता है, और फिर वाई तो यहाँ से यहाँ तक वाई होता है, और जेड है तो यहाँ से यहाँ तक जेड होता है, ये जेड है। तो देखो हम लोग यहाँ अब इसको सदिशीय रूप में मतलब इस बिंदु पी को सदिशीय रूप में मतलब सूचित किए थे हम लोग, कैसे, बिंदु पी का स्थिति सदिश निकाले थे कि वेक्टर पी बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकाले थे ना। तो वो कल वाला कंसेप्ट था ओएल एक्स है, यहाँ पे ओएल कितना है, एक्स है, तो ओएल अगर एक्स है तो इसको सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो वेक्टर ओएल इक्वल टू लिखोगे तुम लोग, वेक्टर ओएल इक्वल टू एक्स, ओएल का मैग्नीट्यूड एक्स है और इसका दिशा एक्स अक्ष की तरफ है तो हम आई कैप लगा देंगे, तो वेक्टर ओएल क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, बोलो। अब उतना ही वेक्टर ओएल, इसको अगर क्यू बोल दोगे तो उतना ही वेक्टर एन क्यू होगा, बोलो। इसका दिशा इधर, अगर ये वेक्टर ओएल एक सदिश को सूचित करेगा तो इसका दिशा इधर है, तो इसका भी दिशा किधर, इधर ही रहेगा, ठीक है एकदम। अब देखो वेक्टर ओ एम, वेक्टर ओ एम, तो वेक्टर ओ एम जो है उसको देखोगे तो वेक्टर ओ एम कितना है, ये मतलब ओ एम है वाई, ओ एम क्या है, वाई, तो लेकिन उसका दिशा किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ जे कैप लगा देता है, हाई वेक्टर एन क्यू के बराबर हो जाएगा ना। अच्छा हाई वेक्टर ओ एम किसके बराबर, भाई वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर ओ एम किसके, वेक्टर क्यू पी, बताए थे ना, ये वेक्टर क्यू पी के बराबर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू पी के बराबर। अच्छा अब एक वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन, तो बताओ वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन अगर देखोगे तो वेक्टर ओ एन हो जाएगा जेड के कैप, बोलो, होगा, ये बताए थे, तो ये जेड के कैप हो जाएगा, तो ये वेक्टर ओ एन किसके इक्वल, एल क्यू, एल क्यू, वेक्टर एल क्यू के इक्वल। अब ध्यान सुन लो मेरा बात, कहने का मतलब अगर वेक्टर ओ एन का दिशा इधर है तो एल क्यू का भी दिशा इधर ही होगा। और इस देखो इस त्रिभुज में ओ एल क्यू में, ओ एल क्यू जो त्रिभुज है उसमें चक्रीय दिशा इसका इसका समान है, तो ये क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश, तो इसका दिशा अपोजिट हो जाता है, बताए थे। अब देखो इस त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज ओ क्यू पी में अगर देखोगे, त्रिभुज ओ क्यू पी में, तो ओ क्यू पी में अगर देखोगे तो इसका दिशा देखो इधर, इधर ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस मतलब देखो चक्रीय दिशा सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये परिणामी सदिश हुआ कि नहीं, ओ क्यू पी त्रिभुज में है क्या हुआ, परिणामी सदिश, तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर ओपी, बोलो सब। अरे समझ में आ रहा है इसका। अब देखो अब कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग को अगर लिखना है तो हम यहाँ लिख रहे थे कि त्रिभुज ओ क्यू पी में, याद है,
त्रिभुज ओ क्यू पी में अगर सदिश त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का प्रयोग करोगे तो सदिशों का योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहता है कि ये वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी होगा कि नहीं होगा? बोलो सब। ये देखो ये परिणामी सदिश हुआ, इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये हम लोग इसके आगे अगर बढ़ाएंगे तो वेक्टर ओपी बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब थोड़ा सा त्रिभुज इस त्रिभुज में ले लो तुम लोग, त्रिभुज ओ एल क्यू, त्रिभुज ओ एल क्यू। तो देखो हम लोग को त्रिभुज ओ एल क्यू में से रखना है उसमें मान, त्रिभुज ओ एल क्यू में ध्यान सुनो, तो त्रिभुज ओ एल क्यू में रखोगे तो देखो चक्रीय दिशा देखो इसका इसका सेम है, ये ऑपोजिट से जा रहा है, तो ये परिणामी सदिश हुआ, यानी वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल क्यू होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो वेक्टर ओ क्यू का मान इसमें रख दो, तो वेक्टर ओ क्यू का मान रखोगे तो हो जाएगा वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर, देखो वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ओ क्यू का मान क्या रखना है? वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल क्यू रख दिए, कोई दिक्कत? वेक्टर ओ क्यू का मान रख दिए, वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल क्यू। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, देखो अब प्लस कितना है वेक्टर क्यू पी, अब इसका मान रख दो, तो देखो पहले तो वेक्टर ओ पी अब प्लस वेक्टर ओ एल, बोलो अच्छा एल क्यू किसके बराबर? वेक्टर एल क्यू वेक्टर ओ एन के बराबर, तो प्लस वेक्टर ओ एन, बोलो अब वेक्टर क्यू पी किसके बराबर? वेक्टर ओ एम के बराबर, तो वेक्टर ओ एम लिख दिए, यानी हो गया वेक्टर ओ पी बराबर आ गया तुम्हारा वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर ओ एन, यही ना आ गया? अब तुम मान रख दो, तो वेक्टर ओ पी आ गया तुम्हारा वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर ओ एल कितना है एक्स आई कैप, अब वेक्टर ओ एम कितना है वाई जे कैप, अब वेक्टर ओ एन कितना है जेड के कैप। यानी हम लोग को यहाँ प्रूव होता है कि अगर बिंदु P x, y, z स्पेस में है तो उस बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कल हम प्रूव कर दिए थे, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये वेक्टर OP बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। अब क्या करना है, जब इतना हम लोग को स्थिति सदिश लिख ले, तो याद रखिएगा बिहार बोर्ड वाले, हम लोग को एग्जाम में हमेशा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर एक साल लगभग रहता है कि बिंदु P x, y, z अगर स्पेस में है तो उसका स्थिति सदिश क्या होता है? तो वेक्टर ओपी बराबर हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। अब बात करते हैं, ध्यान से सुन लो मेरा बात, ये स्थिति सदिश हो गया, हम इसको मान लेते हैं कि माना वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओपी, मान सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओपी, मान लो इसको, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओपी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, अगर हम देखें तो तुम लोग को ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी बताए हुए हैं, यहां से सुनो, दिक्कत होगा तो बोलना। हम इसके बाद जैसे अगर तुमको हम बोले कि अगर समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, तो देखो ध्यान सुनना, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखो हई 90 डिग्री है ना, तो देखो हई कर्ण हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ओ क्यू पी में, तो 90 डिग्री के सामने हई ना है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर, वेक्टर का स्क्वायर मत करो, हम उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, आप प्लस क्या लिख सकते हैं क्यूपी का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अब तुम बताओ ये वेक्टर ओपी स्क्वायर बराबर, अब ओ क्यू स्क्वायर को समकोण त्रिभुज ओ एल क्यू से लिख दो, ओ एल क्यू, तो देखो हई तो 90 डिग्री है, तो जब हई 90 डिग्री है देखो ओ एल क्यू में, तो इसके सामने वाला कर्ण हुआ ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर के जगह पर ओ एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो लिख सकते हैं। यहां जो है ये ओ क्यू क्या हुआ इस त्रिभुज के लिए, ओ एल क्यू के लिए ओ एल ओ क्यू क्या हुआ कर्ण,
तो कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर के जगह पर ओ एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर रख सकते हैं, ओ एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर रख सकते हैं। अब प्लस कितना है क्यू पी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया तुम्हारा ओपी बराबर रूट अंडर, ठीक है, ओएल का मान रख दो, ओएल तो ओएल कितना है एक्स है, ओएल कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब बताओ एल क्यू कितना, तो एल क्यू किसके बराबर जी, एल क्यू है, एल क्यू किसके बराबर ओ एन के बराबर, तो एल क्यू कितना है जेड, ये जेड है तो ये भी जेड होगा, तो यहाँ जेड स्क्वायर। अब प्लस क्यूपी किसके बराबर, क्यूपी क्यूपी वाई के बराबर, तो यहाँ वाई के बराबर। अब यानी आ गया ये ओपी आ गया तुम्हारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये ओपी क्या है, वेक्टर ओपी का मापांक, ओपी क्या है, वेक्टर ओपी का मापांक यानी मॉड, यानी वेक्टर ओपी का मॉड हो गया तुम्हारा कितना जी, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर, याद रखोगे। यानी हम यहां से प्रूफ कर दिए कि इस वेक्टर ओपी यानी वेक्टर आर अगर इतना है तो इसका मापांक कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वेक्टर का मापांक हो गया। कोई दिक्कत है, अरे बोलो। तो ये मॉड हम लोग निकाल लिए, तो ऐसे मापांक पूछा जाता है तुम लोग के एग्जाम में। अब बात करते हैं और क्या पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ये दो गो टॉपिक तो पूछा गया कि बिंदु पी अगर एक्स वाई जेड है तो उसका स्थिति सदिश क्या होता है, तो वेक्टर पी बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दूसरी बात उसका मापांक कितना होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है कि वेक्टर आर के दिशा में इकाई सदिश निकालिए, वेक्टर आर के दिशा में इकाई सदिश। तो हमें भी बताया है कि किसी भी सदिश का इकाई, किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। परिभाषा में ही बताए थे इकाई सदिश के, बताए थे ना। चलो यानी कहने का मतलब वहां प्रूफ भी किए थे कि क्यों भाग दिया जाता है इकाई सदिश, बताओ बताए थे। किसी भी सदिश को लिखने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, एगो तो उस सदिश का परिमाण है, एगो दिशा। तो हम लिखे थे वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू इंटू क्या ए कैप, तो वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए हो जाता है इक्वल टू ए कैप, तो वही इकाई सदिश हो जाता है। यानी किसी भी सदिश में उसके मापांक से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, बोलो इकाई सदिश निकलेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, वो इकाई सदिश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा वेक्टर आर बराबर, हमको आर कैप निकालना है, तो आर कैप निकालेंगे हम लोग, तो वेक्टर आर लिख दें, अब भाई क्या लिख दें, मॉड वेक्टर आर। तो यहाँ पर देखो ये आर कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर का वैल्यू, बोलो वेक्टर आर इक्वल टू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब बटा वेक्टर आर का मॉड कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी ये निकल गया, अब इकाई सदिश निकल गया तुम्हारा, ये इकाई सदिश ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, सुना सब। तो हम बता देते हैं एग्जाम्पल, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो आर कैप इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखोगे तो हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, अब प्लस वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, अब प्लस जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये तुम्हारा आ गया इकाई सदिश निकल गया। समझ में आया बात, इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, क्लियर हो गया। किसी भी सदिश में उसके मापांक से भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा, इकाई सदिश निकलेगा। अब देखो ध्यान सुनना, हम लोग यहाँ इकाई सदिश निकाल लिए, ठीक है, इकाई सदिश निकाल लिए। अब एग्जाम्पल में देखो, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे कितना बार पूछा गया है कि अगर वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो पूछा जाता है कि इसके दिशा में इकाई सदिश, चाहे इसका इकाई सदिश लिखिए। तो इसका इकाई सदिश हम लोग लिखेंगे तो हम लिखते हैं वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए या बाई मॉड वेक्टर ए। तो चलो वेक्टर ए का मान रख दो, वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर ए का मापांक यानी मॉड, तो रूट अंडर, देखो वन का यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, समझा सब। यानी आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई कितना, √3। समझ में आया। तो ऐसे तुम लोग ऑप्शन में दिया रहता है, बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ है, समझ में आ गया। अरे बोलो कोई दिक्कत है, निकाल सकते हैं ना।
तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा मतलब इकाई सदिश हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ बोलो? अच्छा, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद क्या कंसेप्ट हम लोग को आता है, दो सदिश को मिलाने वाला सदिश, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हम लोग समझते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। देखो ध्यान सुनना, वेक्टर ज्वाइनिंग, हिंदी में लिख देना, दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। देखो ध्यान सुनो, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश अगर देखा जाए तो हम लोग को वही काम करना है, एक शख्स, देखो ध्यान सुनना, दिक्कत होगा तो बोलना। सबसे पहले हम तो यहाँ एक शख्स और एक वाई अक्ष, एक शख्स वाई अक्ष, उसको बंद कर दो जी। और ये हो गया तुम्हारा जेड अक्ष। सुनो ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं कि दो बिंदु को मिलाने वाला ये मूल बिंदु है, ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश हम लोग को लिखना है एक्चुअली। तो दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश अगर लिखेंगे हम, तो सबसे पहले एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं P। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर एक बिंदु P है, एक्चुअली ये बिंदु P है, ठीक है, दूसरा में लिख देते हैं। अगर एक बिंदु P रह रहा है तुम्हारा, एक बिंदु P है भाई, ठीक है, भाई बिंदु P है, और इसका निर्देशांक है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और यहाँ पर एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ध्यान सुनो, यानी दो बिंदु हमारे पास है, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। हमको लिखना है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे मिलाने वाला सदिश? तो सिंपल है, लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। अब ये वेक्टर PQ हम लोग को लिखना है। इसके लिए देखो, हम बोले थे हमेशा ये बात कि किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक दिया है, इसका मतलब होता है सदिश में कि उसका स्थिति सदिश दिया है। तो बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 z1 है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, वेक्टर OP है। क्या है जी? वेक्टर OP। ये क्या है, वेक्टर OP। और बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का निर्देशांक दिया है x2 y2 z2, इसका मतलब होता है कि वेक्टर OQ बराबर है x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, समझ में आ गया? अरे बताया था ना इसके पहले, जस्ट तो प्रूफ किए हम, ये ना प्रूफ किए हैं कि बिंदु P x y z होता है तो इसका स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर बिंदु P x1 y1 z1 है तो उसका स्थिति सदिश x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप, यानी वेक्टर OP हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर OQ। ये वेक्टर OQ हो गया। अब तुम देखो ध्यान से, हमको निकालना है वेक्टर PQ। हमको क्या निकालना है, वेक्टर PQ। तो तुम एक बात समझो, इस त्रिभुज में अगर देखोगे तुम, तो पहले तो तुम वेक्टर OP लिख लो। वेक्टर OP कितना होगा इसमें बताओ? वेक्टर OP हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप अब प्लस z1 k कैप कन्फर्म। अब वेक्टर OQ क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ में आया? देखो बच्चा लोग, हम कहने का मतलब ये है कि बिंदु P x1 y1 z1 है और Q x2 y2 z2 है, तो वेक्टर OP हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर OQ हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर हमको वेक्टर PQ निकालना है तो इस त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम अगर लगाओगे तो तुम देखो, इसका दिशा देखो चक्रीय सेम है, तो ये परिणामी सदिश कौन हुआ, है हुआ ना? अरे बोलो, ये सेम सेम जा रहा है, ये चक्रीय दिशा देखो ना, इसका सेम है, लेकिन ये विपरीत दिशा से जा रहा है। बोलो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको परिणामी मानेंगे, यानी वेक्टर OQ बराबर, वेक्टर OQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? वेक्टर OQ बराबर वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। अब तुम लोग बताओ, वेक्टर OQ हो गया, हमको निकालना है वेक्टर PQ। तो वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP बराबर वेक्टर
पी क्यू, यानी एकदम आसान यहां से निकल गया तुम्हारा वेक्टर पी क्यू। कितना जी? वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी। पी क्यू पकलोल है का? वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी। कैसे याद रखा जाता है? तो देखो पी क्यू है ना, तो क्यू में से पी को घटाना है, दूसरा वाला में से पहला वाला। क्यू यानी ओ क्यू माइनस ओपी घटाया हुआ है, चलो घटा के लिख दो। ओ क्यू में से ओपी घटाओ, ओ क्यू में से ओपी घटाओ, तो बताओ एक्स टू माइनस एक्स वन घटाए ना, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप हो जाएगा, अब प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, अरे घटाओ ओ क्यू में से ओपी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, अब प्लस वाई टू माइनस, अरे आई को आई वाला में से घटाओगे, जे को जे वाला में से, के को के वाला में से, तब बताओ ओ क्यू में से ओपी घटाओ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये आ गया तुम्हारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी बिंदु पी एक्स वन वाई वन जेड वन और क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू को मिलाने वाला सदिश हो जाता है एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। हो गया? कोई दिक्कत? अरे क्लियर हुआ? अगर इस वेक्टर पी क्यू का मॉड कर दोगे तो दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी, जो कि उसका परिमाण होगा। बोलो। अरे मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, दिक्कत होगा तो बोलना। यहां तक तो हम लोग कर लिए। देखो थोड़ा उसमें क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो इसमें है, ठीक है, तो हटाओ। हम लोग क्या काम करते हैं अब? इसके बाद हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। आगे क्वेश्चन मिलेगा बताएंगे, ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी हम लोग को क्या समझना है अब? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी, इसका मतलब देखो वेक्टर ओपी की दिक को ज्या, किसी सदिश की दिक को ज्या हम लोग समझना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी मतलब वेक्टर ओपी की दिक को ज्या। अब दिक को ज्या क्या होता है हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ लिख रहे हैं, हेडिंग क्या है? वेक्टर वेक्टर ओपी की दिक को ज्या, दिक को ज्या, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। सुन लो ध्यान से, वेक्टर ओपी की दिक को यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। ध्यान सुनो, परिभाषा समझना तब दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि वेक्टर ओपी की दिक को का अगर बात किया जाता है तो दिक को देखो पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। सुनो, कोई पूछे कि किसी सदिश की दिक को क्या होती है, तो तुम बोलो कि अगर कोई वेक्टर ओपी है, अगर वेक्टर ओपी का दिक को हमको निकालना है, अगर कोई वेक्टर ओपी है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस सदिश की दिक को कहलाती है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस सदिश की दिक को कहलाती है। समझ में आया बात? और दिक को एल एम एन से सूचित करते हैं। दिक को किसे सूचित करते हैं जी? एल एम एन से सूचित करते हैं। तो समझो, ध्यान से देखना, दिक्कत होगा तो बोलना। हम यहाँ एक अक्ष बना रहे हैं, एक अक्ष खींच रहे हैं, वाई अक्ष ये देखो, देखो ध्यान सुनो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। सुनो, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ और ये जेड अक्ष। ये क्या है? मूल बिंदु, ठीक है। देखो हमको दिक को यह समझना है, तो मान लो कि एक वेक्टर ओपी है, एक वेक्टर ओपी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये बिंदु पी है यहाँ पर, तो ये ले लिए हम लोग वेक्टर ओपी। ये क्या ले लिए? वेक्टर ओपी। ये वेक्टर क्या ले लिए? ओपी। समझ रहे हो सब बात? अरे बोलो, ये बिंदु क्या है? पी है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर ओपी। तो अगर कोई वेक्टर ओपी एक शख्स के साथ अल्फा कोण बनाया हो, एक शख्स के साथ
अल्फा कोण बनाया हो, वाई अक्ष के साथ बीटा, एक्स अक्ष के साथ क्या बनाया, अल्फा, बोलो सब। अब वाई अक्ष के साथ बीटा, तो वाई अक्ष के साथ ये रहा बीटा, बोलो। और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया हो, जेड अक्ष के साथ, तो ये वाला कोण का बात कर रहा है, ये कितना, गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस सदिश की दिक् को ज्या कहलाती है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस सदिश की दिक् को ज्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष लें, देखो दिख रहा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो ये अगर कोई सदिश है जो इसमें ये वेक्टर ओपी है, ये वेक्टर ओपी है, तो देखो ध्यान सुनना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्स अक्ष बोले, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष बोलते हैं, क्या हो गया, देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष है जेड अक्ष, तो है वेक्टर ओपी है ना, ये क्या है वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कौन बनाया, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाती है, दिक् को ज्या कहलाती है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अब ये नहीं समझिएगा कि ऐसे है जेड, ये ऐसे है, ठीक है। और हाइजन ओपी है इस प्लेन में नहीं है, यहाँ स्पेस में होता है, ठीक है। तो ये स्पेस में है वेक्टर ओपी, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा एंगल बनाता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होती है, दिक् को ज्या होती है। समझ में आ गया बात। अब ध्यान सुनो, यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि यदि वेक्टर ओपी, यदि वेक्टर ओपी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं, कोण बनाती है, बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वेक्टर ओपी की दिक् को ज्या कहलाती है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वेक्टर ओपी की दिक् को ज्या कहलाती है, दिक् को ज्या कहलाती है, दिक् को ज्या, दिक् को ज्या कहलाती है। सुन लो ध्यान से, दिक् को ज्या कहलाती है, ठीक है। यानी अब दिक् को ज्या को ए एलिमेंट से सूचित करते हैं, दिक् को ज्या को ए एलिमेंट से सूचित करते हैं, दिक् को ज्या को ए एलिमेंट से सूचित करते हैं, दिक् को ज्या को ज्या को एलिमेंट से सूचित करते हैं। बोलो सब। नहीं सर, जब तक कहा नहीं जाए तब तक स्मॉल लीजिए, बोल देंगे तो कैपिटल ले लीजिएगा। दिक् को ज्या को एल एम एन से सूचित करते हैं। बोलिए लोग, अरे बोलिए, सूचित कर दिए, तो इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, आई एम बराबर कॉस बीटा, बोलिए एन बराबर कॉस गामा, याद रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे मतलब ये हो गया तुम्हारा किसी सदिश का, बोलो क्या, दिक् को ज्या, इस सदिश का दिक् को ज्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। निकाल लिए, मतलब ये परिभाषा है। अब देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है कि अगर कोई सुनना ध्यान से, अगर कोई वेक्टर ओपी है, अगर कोई वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ, मतलब एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री और जेड अक्ष के साथ मान लो कि 45 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ मान लो कि क्वेश्चन दे दिया पहले का, एक्स अक्ष के साथ लो 30 डिग्री, ठीक है, वाई अक्ष के साथ 45 डिग्री और जेड अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोलता है कि उस सदिश का दिक् को ज्या निकालिए। तो एल बराबर कॉस 30, एम बराबर कॉस 45 और जेड बराबर कॉस 60। तो क्या हो जाएगा, √3/2 1/√2
और फिर 1/2 नहीं हो जाएगा क्या? यानी अगर कोई वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाया हो तो उस सदिश की दिक् को यहाँ से निकाल लेना। यहाँ पर 30 रख देना, यहाँ 45 रख देना, यहाँ 60 रख देना, निकल नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया ना? बोलो। अब देखो इतना क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। यानी मतलब ये हम लोग समझ लिए दिक्कोजिया के बारे में। अब देखो ये बात हम ये समझा दिए। अब हम लोग को समझना है दिक्कोजियाओं में संबंध। क्या समझना है हम लोग को? अब दिक्कोजियाओं में संबंध हम लोग को इतना समझ में आ गया ना। अब समझना है दिक्कोजियाओं में संबंध। जैसे एल एम एन में संबंध होता है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो एल एम एन में संबंध क्या होता है एक्चुअली? भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। अब काहे होता है ये सिद्ध करना है। एल के जगह पर कॉस अल्फा रख दोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझ गए बात? अब इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। यानी ये बोलते हैं कि दिक्कोजियाओं में क्या है? ये संबंध है। दिक्कोजियाओं में संबंध, इसी संबंध को स्थापित करना हम लोग को प्रूव करना है। तो चलो यहाँ सिद्ध करते हैं। ध्यान सुनो, दिक्कत होगा तो बोलना। देखो बात नहीं करो रे, अब बोल दे रहे हैं ना, बोलिए। अब बोल दिए हैं तो वो ना लिख सकते हैं आप का। देखो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये रहा जेड अक्ष। सुन लो मेरा बात, ध्यान से समझना। हम लोग को समझना दिक्कोजियाओं में संबंध स्थापित करना है। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, बोलो। तो वही सिद्ध करेंगे। हम कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो ये मूल बिंदु है और यहाँ पर हम ये ओपी हम लोग जो वेक्टर ले रहे थे वो ले लेते हैं और चाहे इसको हम इससे मिला देते हैं। ये ओपी है, मान लो कि कोई भी लाइन भी हो सकता है, ओपी है। अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग सोचते हैं तो वैसे ही सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ रहे हो बात? तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? 2 तरीका है जिससे हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मतलब काहे सो रहे हैं? नींद लग रहा है तुम लोग को? रूमा पर का कहवाना है बेवकूफ कहीं का। देखो, कहने का मतलब है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है। यही ना सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक्चुअली अगर देखें कैसे सिद्ध होता है, इसको बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर बिंदु पी ले लिए। देखो ध्यान सुनो, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से इस पर डालो परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो। देखो बात मत करो। ध्यान सुनो, हम बोले हैं कि वेक्टर ये बिंदु पी है, इसको एल बोल रहे थे उस समय, ये एम है और ये क्या है? एन है। सुनना ध्यान से, देखो एन है ना, ये क्या है? एन। ऐसे लिख दिया, ठीक है। एल एम एन। अब क्या कर रहा है, ध्यान सुनो। अगर हम यहाँ पर हम बोले हैं कि वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, तो ये अल्फा एंगल हुआ। ये क्या हुआ? अल्फा। ठीक है, बोलो सब। वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाया है? अल्फा। वाई अक्ष के साथ
बीटा, तो वाई अक्ष के साथ बीटा, यानी ये एंगल हम लोग ले रहे हैं बीटा, बोलो सब। और जेड अक्ष के साथ गामा, तो जेड अक्ष के साथ गामा, यानी ये वाला जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, गामा। कोई दिक्कत है, बोलो। तो हम यहाँ देखें अगर कि बिंदु P में, याद करो, अगर है बिंदु P एक्स वाई जेड है, बिंदु P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, बिंदु P एक्स वाई जेड है, तो तुम लोग को याद होगा कि हम लोग इसको सूचित कर रहे थे, तो वेक्टर ओपी क्या आ रहा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो थोड़ा ये समझना है तुम लोग को एक पॉइंट, जिससे दिक्कत नहीं हो। हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ओपी लिख देते हैं, वेक्टर ओपी बराबर क्या ला दिए थे हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप लाए थे ना। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर माने थे, यानी वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो अगर बात करोगे तो वेक्टर आर का मॉड क्या हो जाएगा जी, वेक्टर आर का मॉड पता है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सुनना अब हम क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान से देखो, दिक्कत होगा तो बोलना। अगर हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब ये इस पर हम परपेंडिकुलर डाल दें, स्पेस में है बिंदु, बिंदु P स्पेस में था, बता देना, और ये स्पेस में है, यहां पर है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ऐसे, समझ रहे हो बात, अरे बोलो, बिंदु P स्पेस में है तो ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। अब ध्यान सुनना, अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें हम एक चीज तो नोटिस कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो हाई OL कितना है, एक्स है, हाई कितना, यहां से यहां तक एक्स, बोलो। अच्छा अब बताओ, सुन लो, अगर हम यहां से कॉस अल्फा निकालें, अगर कॉस अल्फा, तो देखो यानी कॉस अल्फा निकालेंगे, अगर सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो इसका दिशा इधर हो रहा था, याद है, इसका दिशा इधर, बोलो सब, इसका दिशा इधर हो रहा था, इसका दिशा इधर, बताए थे ना, अभी तो पता है, इसका दिशा इधर, तो इसका दिशा किधर होता है, इधर हो रहा था, बोलो। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ये सदिश के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए थे, इतना नहीं कर दिए थे, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना 1, तो हम वही सिद्ध कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अब तुम लोग बताओ कि एक तरीका तो हम मतलब दो तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, तो ये पहला तरीका तुम सुन लो कि अगर हम कॉस अल्फा लिखेंगे इसमें, कॉस अल्फा, तो तुम बोलोगे सर क्या होता है कॉस अल्फा, तो B/H, कॉस अल्फा क्या होगा, B/H, कॉस अल्फा B/H, तो B कौन है, एक्स, यहां से यहां तक क्या है एक्स, यानी OL अब बाई OP होगा कि नहीं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो OLP, बोलो, इन ट्रायंगल OLP, बोलो सब। तो इन ट्रायंगल OLP अगर तुम लोग देखोगे तो OLP में कॉस अल्फा B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये अल्फा, तो ये बेस OL और बाई हाइपोटेनस कितना OP, बोलो। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा इक्वल टू, देखो OL का मान x और OP का मान हाई है, OP का मॉड, अरे समझ रहे हो भाई, वेक्टर R का मॉड मतलब क्या, ये वेक्टर OP का मॉड है, तो वेक्टर OP का मॉड क्या, उसका लेंथ, यानी लेंथ मतलब क्या OP, यानी वेक्टर OP का मॉड OP है, तो OP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो सब। तो कॉस अल्फा निकल गया, इसी प्रकार अब बार बार थोड़ा ना निकालेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार जब कॉस अल्फा इतना आया तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया बात, इसी प्रकार हम लिख दिए, क्योंकि हम एक को सिद्ध कर दिए तो दूसरा तीसरा फिर करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार करके लिख सकते हो। अब ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हम लोग लिख लिए। अच्छा अब ध्यान सुनो मेरा बात, अगर तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होती है, दिक्कोजियां होती है ना जी, तो ये इसको L बोलोगे, इसको M बोलोगे, इसको N बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो तुम अगर इसको L लिखते हो, L इक्वल टू कॉस अल्फा, L इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा, तो एक्चुअली तुम लोग देखोगे ना, तो तीनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हो, तीनों को स्क्वायर करके तुम जोड़ दो, तीनों को क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो देखो 1 आ जाएगा। तीनों को स्क्वायर करके जोड़े ना जी, स्क्वायर करके जोड़ते हैं, देखो अब यहां देखते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो चलो तीनों को स्क्वायर करो, तो एल का वैल्यू कितना, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, तो एल का मान रख देते हैं एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट है ना, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस बताओ इसमें एम स्क्वायर यानी वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब बताओ क्या हो जाएगा, देखो यहां से अब आ गया तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो तुम्हारा आ गया नीचे एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, बोलो। ऊपर स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर जेड बाई जेड स्क्वायर बाई, बोलो सब। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एलसीएम कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो सब। अच्छा अब यहां रख दो तुम, ये तो जोड़ दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कट नहीं जाएगा, तो ये तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, यानी आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यानी एल के जगह पर कॉस अल्फा रख दो तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम के जगह पर कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा, एन के जगह पर कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखो, अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखो, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दो। तो ये को 1 से 1 कैंसिल कर लो, ये को कोनो 1 है, ये लोग कैंसिल कर दिए। तो अब देखो एक का एक 2, अब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा इधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर गामा इधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब देखो यानी यहां से आ गया तुम्हारा ये आ गया, है याद रखना बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई, वो याद रखना। कहाँ छूट गया, हो गया कोई दिक्कत, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा कितना होता है 2 होता है, बोलो कोई दिक्कत है। ऐसे डायरेक्टली अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है तो उसका मान 1 होता है। अब देखो थोड़ा सा, अब दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ देखें, हम यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ अगर यूज कर रहे हैं तो आर कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर बाई, चलो ना इसी में देखो जो जो पिछला बार इसमें बताया था जॉन, यहाँ पर देखो और यहाँ बताए हैं, यहाँ पर आर कैप इक्वल टू इतना है। अब देखो यहीं से हम बदल देते हैं, डायरेक्शन को साइंस में ला दे रहे हैं। अब इसको मिटा दे वाला, अरे वो तो रिकॉर्ड हो गया है नहीं सर छोड़ दीजिए, आर कैप बराबर वेक्टर आर बाई मॉड वेक्टर आर हो रहा था, तो आर कैप कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बात मत करो, और वेक्टर आर का मॉड होता था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सुन लो, तो आर कैप बराबर आ गया एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, बात मत करो, प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये आ गया आर कैप। तो इसको हम लोग बोल रहे थे याद है,
अभी बोले थे इसको हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा चाहे एल, अभी तो लाए थे। और इसको कॉस अल्फा लिखो ना, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आई कैप वाई बाई इसको इसको कॉस बीटा जे कैप, इसको कॉस गामा के कैप। बोलो सब याद आ गया। अब इसी को लिखते हैं आर कैप बराबर कॉस अल्फा को एल लिखते हो तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, दिख गया। तो देखो याद रखना यहाँ पर एक कंसेप्ट कि इकाई सदिश रहता है ना, तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक दिक्कोज्या होता है। सिद्ध हुआ कि नहीं? यानी इकाई सदिश रहेगा कभी भी, जब इकाई सदिश रहेगा तो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक जो होता है वो दिक्कोज्या होता है। ये बात ध्यान में रखना। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हमको किसी सदिश का दिक्कोज्या निकालना है तो इकाई सदिश निकाल देंगे, और जो आई कैप का गुणांक जे कैप का गुणांक जो के कैप का गुणांक आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, दिक्कोज्या हो जाएगा। तुम लोग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसी सदिश का दिक्कोज्या बोलता है निकालने के लिए, तो तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, तुम इकाई सदिश निकालना है डायरेक्टली। जैसे ही इकाई सदिश निकल जाए तो उसमें आई कैप का गुणांक जो आएगा, जे कैप का गुणांक जो आएगा, के कैप का जो गुणांक आएगा वो क्या हो जाएगा, दिक्कोज्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, इसमें देखो ध्यान से देखना, अगर तुम लोग को पता चलेगा तो यहाँ इकाई सदिश लिख रहे थे, ए कैप का इकाई सदिश सही हुआ, तो इसको अलग अलग करोगे। इसका ए कैप अगर हम तुम निकाले हो तो ए कैप कितना आया था, इसका ए कैप आया था 1/√3, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तब तुमसे पूछा जाएगा इसका दिक्कोज्या, वेक्टर ए का दिक्कोज्या कौन था, 1/√3 1/√3 1/√3। सिंपल, समझ में आया। यानी किसी सदिश, कोई सदिश है अगर वो इकाई सदिश है तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या होता है, इकाई सदिश होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, दिक्कोज्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ हम लोग लिख लिए, अब इसका दोनों तरफ मॉड कर दें, दोनों तरफ आर कैप का मॉड निकालो। तो आर कैप का मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी इसका मॉड ना कर रहे हो, आर कैप का मॉड कितना होता है, 1। तो ये हो गया रूट अंडर, आर कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। अरे बोलो बकलेल, 1 हो गया। अभी कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो सिद्ध नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? हम ये वाला इसलिए बताए, वो वही ठीक था। हम ये वाला इसलिए बताए क्योंकि ये तुमको यहाँ दिखाना था कि किसी सदिश में, किसी सदिश के इकाई सदिश में आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक दिक्कोज्या कैसे आता है। समझ में आया? पक्का लोल कहीं का, समझ में आ गया? बोलो सब। अरे क्लियर हो गया? तो ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाता है, सुन लो। कौन है? तुम है? भाई देखो, अरे इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान सुनना, इतना बोर्ड एग्जाम में तुम देखना बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा एकदम 100%। देखो अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो, अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का जहां तक बात है उसको समझते हैं। देखो देखो कहने का मतलब कि दिक को जो हम लोग समझ लिए। अब बात रहता है ना कि दिक अनुपात कहीं कहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या है? दिक अनुपात क्या है? तो देखो दिक को तो हम लोग समझ गए हैं कि इकाई सदिश का में, इकाई सदिश में आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक ही दिक को होता है। लेकिन दिक अनुपात क्या होता है? तो कोई भी सदिश दिया हो, जैसे वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो वो एक्स वाई जेड क्या होता है, दिक अनुपात होता है। बोलो कोई भी सदिश दे दिया, मान लो कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बोलेगा दिक अनुपात बताइए, तो 2 3 4। डायरेक्ट एग्जाम में रहता है कि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, बोलेगा दिक अनुपात बताइए, तो 2 3 4 हो गया। समझ में आया? लेकिन जब दिक कोज्या का बात करेगा तो इकाई सदिश निकालना पड़ेगा। आज जब इकाई सदिश निकल जाएगा तो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या हो जाएगा, बोलो दिक कोज्या हो जाएगा। तो दिक अनुपात समझ में आ गया, दिक कोज्या समझ में आ गया। तो दिक अनुपात और दिक कोज्या समानुपाती होते हैं। दिक अनुपात दिक कोज्या समानुपाती काहे होते हैं? देखो तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ सिद्ध किए हुए हैं, उसमें देखो
कि अगर तुम यहाँ लिखते हो ना, इसी में देखो भाई एक्स वाई जेड क्या है, दिक अनुपात। देखो एक नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो यानी कहने का मतलब एक्स वाई जेड दिक अनुपात है, एक्स वाई जेड दिक अनुपात है, और एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, दिक्कोजिया निकल रहा है। तो दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि समान अनुपात में होते हैं। यानी दिक अगर एक्स वाई जेड क्या है जी, एक्स वाई इस सदिश का वेक्टर आर का एक्स वाई जेड क्या है, दिक अनुपात। लेकिन एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है क्या हो जाएगा, दिक्कोजिया। यानी वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ही दिक्कोजिया हो जाएगा। जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दिक। तो दिक अनुपात है दिक को जिया, और दोनों में अनुपात निकालो, अनुपात निकालोगे ना तो तुम्हारा एक्स से एक्स कटेगा ऊपर चला जाएगा, वाई से वाई कटेगा ऊपर चला जाएगा, जेड से जेड कटेगा ऊपर चलता, समान आया जाएगा कि नहीं। इसलिए बोलते हैं दिक अनुपात और दिक को जिया क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। समझ में आ गया बात। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में।